आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है दोस्तों मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक बेहतरीन वीडियो में। और मेरे भाई आज की हमारी वीडियो वाकई में एकदम बेहतरीन होने वाली है, ठीक है। क्योंकि हम मेरे भाई कक्षा 10वीं के विज्ञान के पहले चैप्टर के रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं और उसी के अनुसार मेरे भाई हम लोग आज क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए मेरे भाई पहले एक चीज ध्यान से देखिए, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं मेरे भाई ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हमने 4 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। हम एकदम सिस्टम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम एकदम क्रम से पढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए मेरे भाई हमने लेक्चर नंबर 4 में ये सीखा था कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, उसमें वियोजन, प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन। ये हमने लेक्चर नंबर 4 में मेरे भाई हमने क्या किया था, इसको पढ़ लिया था। अब हम क्या पढ़ने वाले मेरे भाई, लेक्चर नंबर 5 पढ़ने वाले, यानी 5वीं वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले वीडियो, ठीक है। आज मेरे भाई हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। देखो इतनी सारी रासायनिक अभिक्रिया है कि कंफ्यूजन ढेर सारी होती है, ठीक है। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी में होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन में होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। ये ऐसे अभिक्रिया है ना जो आपसे पूछा ही जाता है, जब तक एग्जामिनर ये नहीं पूछता तब तक उसका पेट नहीं भरता है। इसलिए ये सब अभिक्रिया को हम एकदम ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई अपनी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए कि विस्थापन अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है। विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है मेरे भाई अदली बदला, ठीक है। जब एक बार अदली बदला हो जाए तो उसे एकल विस्थापन कहते हैं, जब 2 बार अदली बदला हो जाए तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए मेरे भाई पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये पहले नंबर का हो गया, ये दूसरा और ये तीसरे नंबर का है, ठीक है। देखिए ऐसे आप लोग तीसरे नंबर का हेडिंग लगाइए, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज द पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है मेरे भाई चेंज द पोजीशन, चेंज द पोजीशन। हिंदी में ही पढ़ाऊंगा मेरे भाई, मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। इसका मतलब होता है अदला बदली, अदला बदली। जब एक बार अदला बदली हो तो उसे एकल विस्थापन कहते हैं, जब 2 बार अदला बदली हो जाए तो उसे द्विविस्थापन कहते हैं। मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। परिभाषा इसकी कुछ और है, जैसे ध्यान से देखिए मेरे भाई, विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, ठीक है। पहला है एकल विस्थापन, लिखिए एकल विस्थापन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक होता है मेरे भाई द्विविस्थापन या उभय विस्थापन इसको कहते हैं, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं एकल विस्थापन, द्विविस्थापन। डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप एक चीज मेरे भाई ध्यान देना, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया इस फॉर्मेट में होती है, इधर ए लिखा गया होता है, इधर बी लिखी गई होती है, तीर के उस तरफ भी कुछ लिखा गया होता है, तीर के इस तरफ भी लिखा गया होता है, और इसी तरीके से मेरे भाई कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। आप मेरे भाई अपने बुक की कोई भी अभिक्रिया देख लीजिएगा, वहां पे एक तीर बनी होती है बीच में, तीर के उस तरफ कुछ लिखा गया होता है, तीर के इस तरफ कुछ लिखा गया होता है। मेरे भाई जो तीर के आगे लिखा होता है इसे हम कहते हैं उत्पाद। ये हमारा नया प्रोडक्ट बनता है, नया उत्पाद बनता है, नया पदार्थ बनता है, ठीक है। और तीर से जो पहले होता है ये हमारा अभिकारक होता है, जो हम पदार्थ को बनाने के लिए उपयोग करते हैं वो अभिकारक होता है, जो तीर के बाईं तरफ होता है, ठीक है। और तीर के ऊपर जो कुछ होता है उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं, जो अभिक्रिया की गति को बदलता है, अभिक्रिया को बढ़ाने की कोशिश करता है, अभिक्रिया को घटाने की कोशिश करता है। उत्प्रेरक की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए मेरे भाई देखिए ध्यान से सीखिए आप लोग। तो देखो मेरे भाई एकल विस्थापन क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। एकल विस्थापन का मतलब होता है एक बार डिस्प्लेसमेंट, एक बार बदलना। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई तत्व या यौगिक ए है, बी है, इसके संग सी मिला दे, ये सी वाला उठ के इसके ए के पास चला जाए, एक बार विस्थापित हो जाए, मतलब ए के साथ सी आ जाए
और मेरा बी मेरा भाई क्या हो जाए, अलग हो जाए। ए के साथ मेरे भाई सी आ जाए, एक ही विस्थापित हो, उसे एकल विस्थापन कहते हैं। समझ में आ रही है? देखना यहाँ पे हो गया ए बी प्लस सी डी, ठीक है। देखो सी वाला आके ए के पास चला जाएगा, बी वाला जाके डी के पास चला जाएगा। दोनों विस्थापन आपस में कर ले, दोनों बदली बदला कर ले, दोनों अदला बदली कर ले, तो इसे कहते हैं द्विविस्थापन, AC प्लस BD। आपको यदि ये ट्रिक भी याद रहेगी ना तो आप परिभाषा अपने से बना लोगे, ठीक है। आपको यदि ये ट्रिक याद रहेगी ना तो आप परिभाषा खुद से बना लोगे, ठीक है। तो परीक्षा में सबसे पहला चीज पूछा जाता है आपसे ये पूछा जाता है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए मेरे भाई, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। लिखिए विस्थापन अभिक्रिया। ये मैं आपको स्ट्रक्चर बताया हूं, आपको तरीका बताया हूं कि विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका मतलब होता है कि अदली बदला। जब एक बार अदला बदली हो जाए उसे एकल विस्थापन, जब दोनों तत्व यौगिक आपस में अदली बदला कर ले उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसको हम परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो लिखिए विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले इसके बारे में समझ लीजिए कि क्या होता है, ठीक है। देखिए विस्थापन अभिक्रिया हम किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए आप इसको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देके समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको कहीं नौकरी करनी है और वहां पे आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। आपको कहीं नौकरी करनी है, वहां पे 15,000 रुपए मिल रहे हैं, तो आप कहां पे जाना पसंद करोगे? सेम टाइम का वर्क आपको करना है तो मेरे भाई आप वहीं पे जाना पसंद करोगे जहां आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है कम समय में। यस या नो? इसी तरीके से मेरे भाई विस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया में सबसे पहले ये चीज ध्यान देना कि इसमें अदली बदला होती है। एक बार यदि कोई विस्थापन हो जाए तो उसे एकल विस्थापन कहते हैं, 2 बार विस्थापन हो जाए तो उसे हम द्विविस्थापन कहते हैं, कोई तत्व या यौगिक आपस में विस्थापित कर ले तो, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है मेरे भाई कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों से मेरे भाई विस्थापित होकर उसमें जुड़ जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण मेरे भाई कि जब हम लोहे की कील को जब मेरे भाई हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो मेरे भाई जो SO4 है वो लोहा पर जाकर जुड़ जाता है और कॉपर मेरे भाई अलग हो जाता है, क्योंकि लोहा अधिक क्रियाशील तत्व है और मेरे भाई जो कॉपर है वो कम क्रियाशील तत्व है, इसलिए अलग हो जाता है। यही कारण होता है मेरे भाई कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो मेरे भाई जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो जलीय विलयन में विघटित हो जाते हैं। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान देना, ठीक है। चलिए हम परिभाषा लिखेंगे, फिर आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं जो बोला हूं उसका मतलब क्या है, ठीक है। देखिए विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, ठीक है। लिखिए इसकी परिभाषा लिखिए, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है, अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व के दूसरे कम क्रियाशील तत्व के उसके यौगिक के जलीय विलयन में उसके यौगिक के बेस्ट इंपोर्टेंट मेरे भाई ये होता है कि हम किस तरीके से अपनी परिभाषा को याद करते हैं। असली मुद्दा ये होता है, बड़ा बड़ा एग्जाम्पल परिभाषा लिखने से अच्छा है कि हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिखें, कुछ ऐसे परिभाषा लिखें जो हमें याद हो जाए। हमें बोर्ड एग्जाम देना है, ठीक है। मेरा मकसद है मेरे भाई एग्जाम में पास होना बढ़िया नंबर से। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील के तत्व के उसके यौगिक के जलीय विलयन में विस्थापित कर दे, जलीय विलयन में विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है,
ठीक है। देखिए विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है मेरे भाई? दो प्रकार की होती है। एक हमारा एकल विस्थापन होता है, एक हमारा द्विविस्थापन होता है। तो हेडिंग लगाइए मेरे भाई एकल विस्थापन, लिखिए एकल विस्थापन। ठीक है, लिखिए एकल विस्थापन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लिखिए वह अभिक्रिया, ठीक है, वह विस्थापन अभिक्रिया, वह विस्थापन अभिक्रिया, लिखिए वह विस्थापन अभिक्रिया जिसमें एक तत्व या यौगिक का विस्थापन होता है, एक तत्व या यौगिक का विस्थापन होता है, विस्थापन होता है, विस्थापन होता है, एकल विस्थापन कहलाता है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक तत्व या यौगिक का विस्थापन होता है, एकल विस्थापन कहलाता है। ठीक है, एकल विस्थापन कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए ये हमारे पास क्या है? लोहा। लोहा कौन सी अवस्था में होता है? सॉलिड अवस्था में होता है। ये हमारे पास क्या है मेरे भाई? लोहा। लोहा कौन सी अवस्था में होता है? सॉलिड अवस्था में होता है। इसको हम कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाते हैं, CuSO4। ये किस तरीके से? एक्वा मतलब जल में घुला हुआ। ये हमारा कॉपर सल्फेट क्या है? जल में घुला हुआ। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो मेरे भाई लोहे का रंग क्या हो जाता है? नीले से हरा हो जाता है। ठीक है, देखिए अभी इसको हम पानी में मिला दिए। ये लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है, ध्यान रहे, ये लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए SO4 जो जाके लोहा के संग जुड़ जाएगा, FeSO4। एक्वा, एक्वा मतलब जल में घुला हुआ। ठीक है, और ये हमारा कॉपर क्या हो जाएगा मेरे भाई? अलग हो जाएगा सॉलिड स्टेट में। अब मेरे भाई आपको चीजों को सीखना है, यहीं पे आपको समझना है, आपको एक एक चीज को सीखना है। ठीक है, देखिए कॉपर सल्फेट कौन से कलर का होता है मेरे भाई? नीले रंग का होता है। ठीक है, याद रखना। आयरन सल्फेट कौन से कलर का होता है मेरे भाई? हरे रंग का होता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल है, इसलिए इसे रट के जाना मेरे भाई, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, मैं आपको इसका फिगर दिखा देता हूं, इसको एक बार ध्यान से देखिए। ये जो आपको फिगर दिख रहा है वो एकल विस्थापन अभिक्रिया का ये है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो मेरे भाई वहां पे आप देखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग जो नीला है वो हरे रंग में बदल जाता है, और वहां से कॉपर मेरे भाई क्या होता है? अलग हो जाता है। एनसीईआरटी का सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपसे बार बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो हमने क्या सीखा है मेरे भाई? विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक एकल विस्थापन होता है, एक द्विविस्थापन होता है। विस्थापन अभिक्रिया हमसे ये कहती है कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, ये लाइन मेरे भाई आप लोग ध्यान देना, अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व के उसके यौगिक के जलीय विलयन में, उसके यौगिक के जलीय विलयन में, देखो एक क्रियाशील तत्व दूसरे यौगिक के जलीय विलयन में विस्थापित कर देता है, यानी SO4 जुड़ के कहां चला गया? Fe के पास चला गया। ठीक है, और यहां पे क्या है मेरे भाई? कॉपर है, विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब इस विस्थापन अभिक्रिया में मेरे भाई पहला है एकल विस्थापन। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व यौगिक का विस्थापन होता है उसे हम एकल विस्थापन कहते हैं। यहां एक ही बार विस्थापित हो इसे हम कौन सी विक्रिया कहेंगे? एकल विस्थापन कहेंगे। तो चीजों को मेरे भाई एकदम ध्यान से आपको समझना है, सीखना है। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग लगाइए द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए ये जो आपको रासायनिक अभिक्रिया दिख रही है, इससे एक क्वेश्चन बहुत ही दमदार बनता है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कील का रंग, जो विलयन का रंग है, वो नीले से हरे रंग में क्यों परिवर्तित हो जाता है? इस क्वेश्चन को मेरे भाई बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हम इस क्वेश्चन को मेरे भाई लिख लेते हैं। ठीक है, लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है, लिखिए, प्रश्न डाल के लिखिए। ठीक है, जब लोहे की कील को, ठीक है, जब लोहे की, इसको मान लेना लोहे की ये कील है। ठीक है, रिएक्शन सही आपको समझ में आएगा। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में, इसको कहते हैं विलयन में घुला हुआ, ठीक है,
जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मेरे भाई। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? सिंपल सा उदाहरण है मेरे भाई, क्योंकि लोहा अधिक क्रियाशील होता है इसलिए मेरे भाई SO4 जाके लोहे के पास जुड़ जाता है। ठीक है, तो लिखिए इसका उत्तर में आप लिखिए कि आधा उत्तर तो इसी में मिल जाएगा। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग ठीक है, नीले से हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। यही लिख रहा हूं, ठीक है, कुछ अलग से नहीं लिख रहा हूं, जो है अभिक्रिया उसी को लिख रहा हूं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग नीले से हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है? इसलिए क्योंकि, ऐसे लिखना, क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। अरे यस या नो? तभी तो इसके साथ जाके जुड़ा है, लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। विस्थापित का मतलब विघटन कर देता है, अलग हो जाता है, इसलिए कॉपर सल्फेट कॉपर को विस्थापित कर देता है। यहाँ पे देखो अलग जाके बैठा हुआ कि नहीं है, चुपचाप अकेले, इसलिए कॉपर सल्फेट कॉपर को विस्थापित कर देता है, भगा देता है। ठीक है, इसलिए कॉपर सल्फेट कॉपर Cu29 विस्थापित वियोजित दोनों कह सकते, विस्थापित कर देता है, इसलिए कॉपर सल्फेट कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन ऑक्साइड प्राप्त होता है। आयरन सल्फेट, इसको कहते हैं Fe को आयरन, SO4 को सल्फेट, और आयरन सल्फेट का जली विलयन प्राप्त होता है। एक्वा का मतलब होता है जली विलयन, जल में घुला हुआ, जली विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, और विलयन का रंग कैसा होता है? हरा होता है। जली विलयन प्राप्त होता है जिसका रंग हरा होता है, जिसका रंग हरा होता है। मेरे भाई ये क्वेश्चन आप लोग एकदम ध्यान से आपको याद करना है। ठीक है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग नीले से हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए कॉपर सल्फेट कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट का जली विलयन प्राप्त होता है, जिसका रंग कैसा होता है मेरे भाई? हरा रंग होता है। ठीक है, आसान है कि नहीं है? आपसे ये अभिक्रिया पूछ सकता है एग्जाम वाला, आपसे एकल विस्थापन की परिभाषा पूछ सकता है आपसे एग्जाम वाला, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम वाला। मैंने आपको तीनों बता दिया। ठीक है, एग्जामिनर जहां से क्वेश्चन बनाएगा आप वहां से क्वेश्चन दे के आइएगा। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग लगाइए मेरे भाई। एकल विस्थापन हमने लिख लिया, अगली हेडिंग लगाइए आप लोग द्विविस्थापन। ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूं। ठीक है, देखिए लिखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है,
द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक तरफ अभिकारक होता है किसी भी अभिक्रिया में, एक तरफ उत्पाद होता है। तो जो अभिकारक होते हैं ना, कहते हैं भैया कि हम दोनों तरफ से अदली बदला कर लेंगे। फिल्म आप देखे हैं कभी, उसमें बैग का अदली बदला होते हुए देखे हैं? बोलोगे हाँ भैया बहुत बार देखे हैं। तो उसमें क्या होता है, दोनों आपस में क्या करते हैं, अदली बदला कर लेते हैं। जैसे मान लो मेरे भाई ये है, ठीक है, और मेरे पास एक ये है, दोनों ब्लैक ही ब्लैक दिख रहा है, आपस में से क्या कर लिए, बदली बदला कर लिए। ये किसी और के पास चला गया, ये किसी और के पास चला गया, तो दोनों आपस में बदला बदली कर ली। तो यही तो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो लिखिए, ऐसी अभिक्रिया जिनमें दोनों अभिकारकों के, ठीक है, अभिकारकों के परमाणु या अणु, मतलब मेरे भाई कहने का मतलब है ये तत्व या यौगिक, परमाणु या अणु यानी तत्व या यौगिक, दोनों अभिकारकों के परमाणु या अणु आपस में विस्थापित हो जाए। ऐसी विस्थापन अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारकों के परमाणु या अणु आपस में विस्थापित हो जाए, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था, मैंने आपसे कहा था मेरे भाई कि ए बी है, सी डी है, ये सी ए के पास चला जाएगा और बी डी के पास चला जाएगा, ठीक है। इसका सबसे आसान एग्जांपल लिखिए जो एनसीईआरटी में दिया गया, ठीक है, सारे के सारे मैं एनसीईआरटी का एग्जांपल आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है। लिखिए, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट ऐसे आप लोग लिखो SO4 जल में घुला हुआ, ठीक है। इसके संग हम मिलाते हैं बेरियम क्लोराइड को, यह भी जल में घुला हुआ, क्या बन के तैयार होता है, BaSO4 को जोड़ लेता है, विस्थापित कर देता है, BaSO4। ये 2 से 2 कट जाता है, 2 से 2 कट जाता है और बचता है NaCl, हमारे पास बचता है NaCl जो कि जल में घुला हुआ होता है, ठीक है। और BaSO4 सॉलिड अवस्था में होता है, देखो, ठीक है। देखिए एक्चुअली में मेरे भाई यही वाला काम हुआ है कि नहीं हुआ है, इससे मेरे भाई ये वाला विस्थापित हो गया। देखिए ध्यान से, सोडियम के संग क्या मिल गया, क्लोरीन मिल गया, और बेरिलियम के संग क्या मिल गया मेरे भाई, सल्फेट मिल गया। तो आपस में मेरे भाई क्या कर लिए, विस्थापित कर लिए, मतलब ये वाला इसके संग बदली बदला कर लिया, ये वाला इसके संग बदली बदला कर लिए ना। चलो मेरे भाई, तो हम इसको लिख देते हैं सोडियम सल्फेट, नाम याद रखना मेरे भाई जरूरी है, सोडियम सल्फेट। एग्जाम वाला आपसे पूछ सकता है, यदि सोडियम सल्फेट के जली विलयन को बेरिलियम क्लोराइड के जली विलयन के मिलाने पर क्या प्राप्त होता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछता है। सोडियम सल्फेट और इसको कहते हैं बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि सोडियम सल्फेट के जली विलयन को यदि बेरिलियम क्लोराइड के जली विलयन से जब मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है मेरे भाई, बेरिलियम सल्फेट प्राप्त होता है और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक है। चलो मेरे भाई, यहां पे आगे 2 लगा देना, ठीक है, ताकि समीकरण हमारा बैलेंस रहे। तो ये हमारा हो गया बेरिलियम सल्फेट, बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, इसको क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इतना मेरे भाई आप लोग लिख लो। हमने यहाँ पे ये सीखा मेरे भाई द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन का हमने एग्जांपल लिख लिया जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है। बात समझ में आई आपको, तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद मेरे भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं उष्माक्षेपी और उष्माशोषी, मोस्ट डेंजरस रिएक्शन, वेरी वेरी कंफ्यूजन। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर क्या होता है, ठीक है। पहले इसे लिख लीजिए भाई।
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, देखिए नाम में भी इसका कई अर्थ छुपा हुआ है, लेकिन हम इसको बहुत ही ट्रिक से पढ़ेंगे। कंफ्यूजन कब होता है? जब हमारे सामने रिएक्शन आती है। ठीक है, ऐसा ऐसा आपके सामने जब दिया जाएगा ना, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है। ठीक है, हम पढ़ रहे थे मेरे भाई, तो हमारे सामने भी कंफ्यूजन था, इसके लिए हमने कई सारे ट्रिक को बना रखा है। ठीक है, चलिए उसे एकदम ध्यान से सीखते हैं, समझते हैं और एक एक चीज को जानते हैं। तो हम क्या ही करते हैं मेरे भाई कि हम एक ही जगह पर दोनों चीज को लिख लेते हैं, एक तरफ ऊष्माशोषी, एक तरफ ऊष्माक्षेपी। ठीक है, देखिए लिखिए 5 नंबर में आप हेडिंग डालिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, एक तरफ हम ऊष्माक्षेपी लिख लेते हैं, एक तरफ हम ऊष्माशोषी लिख लेते हैं। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। दो प्रकार के होते हैं। देखो नाम में ही छुपा हुआ है कि शोषी का मतलब अवशोषण। जब उष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जब उष्मा का उत्सर्जन होता है तो वहां ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये मान लेते हैं हमारे पास कोई भी तत्व है यौगिक है। ठीक है, अगर मेरे भाई यहां से उष्मा निकलेगी, यदि उष्मा निकलेगी, ऐसे ट्रिक बना लेना आप लोग, यदि उष्मा निकलेगी तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी मेरे भाई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। मान लेते हैं ये कोई तत्व है यौगिक है, अगर ये उष्मा लेगी, ठीक है, उष्मा लेगी या उष्मा का अवशोषण करेगी, सोख लेगी, तो वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, हम इसको एग्जांपल से सीखते हैं। जैसे देखिए मेरे भाई, उष्मा निकलने का कारण क्या क्या होता है, कहां कहां पे होता है। जैसे देखिए हम लोग श्वसन करते हैं, अरे यस या नो, श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो हम लोग मुंह से क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से उष्मा निकल रही है कि नहीं? यहां से उष्मा निकल रही है, तो श्वसन भी क्या है मेरे भाई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, आपसे बार बार पूछा जाता है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, दहन, कोई भी चीज जलाओगे वहां से उष्मा निकलेगी, तो कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ठीक है, जैसे मान लो आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो, तो गाड़ी स्टार्ट करोगे मेरे भाई, तो वहां भी उष्मा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। ठीक है, वहां से कोई रासायनिक समीकरण A + B है, तो हमारे पास क्या बनेगा? AB। और ऊष्माक्षेपी है मतलब उष्मा देगा, और उष्मा देगा तो इसमें क्या होगा? प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई? उष्मा हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे उष्मा लेगी का मतलब अवशोषित कर लेगी, सोख लेगी, ऐसे लिख लेना, सोख लेगी। अब भैया सोख लेगी इसका मतलब क्या होता है? जैसे देखिए पानी का, इसका बढ़िया एग्जाम्पल है बर्फ का पिघलना। ठीक है, बर्फ का पिघलना। आप क्या करो ना, बर्फ ले लो, ठीक है, आप उस बर्फ को ताप दो, आग में जलाओ या उसको किसी भी तरह उष्मा दो, वो बर्फ क्या करेगा? सारे उष्मा को अपने अंदर खींच लेगा और वो बर्फ पिघल जाएगा। अरे यस या नो, बर्फ क्या होगा? पिघल जाएगा और वो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। हाँ या ना? तो उष्मा कहाँ गई? उष्मा को बर्फ ने सोख लिया, अवशोषण कर लिया। समझ में आ रही है? देखो पानी का वाष्पीकरण या बर्फ जल का वाष्पीकरण का मतलब होता है कोई द्रव यदि गैस में बदल जाए उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। पानी है, उसको आप उष्मा दीजिए, पानी को यदि उष्मा देंगे तो वह भाप बन के उड़ जाएगा। उष्मा कहाँ गई? उड़ गई, मतलब उष्मा दिए, सोख ली उष्मा, और उष्मा से उसका क्या होगा? उत्सर्जन हो गया। इसमें एक और चीज आता है मेरे भाई, पाचन। इसमें क्या आता है मेरे भाई? पाचन। तो ये 3 क्रिया होती है मेरे भाई जो हमारे पास ऊष्माक्षेपी में आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, और ऊष्माक्षेपी में मेरे भाई ये आपके एग्जाम्पल है जो आपसे पूछे जाते हैं। इसकी ट्रिक क्या होती है? यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया A + B के AB बनाती है और उसमें उष्मा कम होती है, तो इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई कि वो चीज क्या होती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। अगर उष्मा ज्यादा होती है, अगर उष्मा का मान बढ़ता है, तो वो मेरे भाई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी।
ठीक है, अब बताइए मेरे भाई आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो हम इसकी भी परिभाषा यहाँ पे लिख देते हैं, इसकी भी परिभाषा यहाँ पे लिख देते हैं, एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिख देते हैं, एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिख देते हैं, ताकि जब आपका एग्जाम आए ना, जब आप इसको एक बार यदि देखो ना, तो आपका पूरा क्रिस्टल एकदम क्लियर होना चाहिए कि नहीं वाकई में सुधांशु भैया हमको एक चीज अच्छा पढ़ा के गए थे। ठीक है, चलिए लिखिए परिभाषा। ठीक है, लिखिए परिभाषा, लिखिए परिभाषा। वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उष्मा का उत्सर्जन, निकलेगे का मतलब होगा उत्सर्जन। ठीक है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, वे सब उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। यस या नो? ठीक है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। एग्जाम्पल में लिख लो मेरे भाई, उदाहरण में आप सभी उदाहरण लिख लो। ठीक है, यही वाला आप लिख सकते हो, जैसे श्वसन, दहन, ठीक है, जलना या प्राकृतिक गैस का जलना, सीएनजी का मतलब प्राकृतिक गैस का जलना, प्राकृतिक गैस का जलना। और जितनी भी अपघटन अभिक्रिया होती है, अपघटन अभिक्रिया, उष्मीय अपघटन, अपघटन अभिक्रिया जो होती है वो सब इसी में आती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया में आती है। ठीक है, देखिए उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे रासायनिक अभिक्रिया, इसका भी लिख लीजिए, लिखना वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का वे, ठीक है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उष्मा का अवशोषण होता है, जिनमें उष्मा का अवशोषण होता है, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती, उष्माशोषी उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, उदाहरण में लिख लो मेरे भाई, ये तीनों उदाहरण आप इसका लिख लो। ठीक है, उदाहरण में लिख लो, पाचन, ठीक है, पानी का वाष्पीकरण, बर्फ का पिघलना। ठीक है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। कार्बन कौन सी अवस्था में होता है? सॉलिड। ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में होता है? गैस। दोनों को मिलकर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी कैलोरी ऊर्जा निकलती है? 94 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है, किलो कैलोरी आपकी ऊर्जा निकलती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, एक एक एग्जाम्पल मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, इसका उदाहरण लिख लो आप लोग। उदाहरण में जैसे देखो, N2O2 नाइट्रस ऑक्साइड माइनस 45 किलो कैलोरी उष्मा सोख लेती है, किलो कैलोरी उष्मा क्या करती है मेरे भाई? सोख लेती है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का जब निर्माण होता है तो वहां पे 45 कैलोरी उष्मा सोख लेती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है, इसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। बात समझ में आ रही है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, उष्मा लेगी, उष्मा सोख लेगी, बर्फ का पिघलना, पानी का वाष्पीकरण, पाचन, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाते हैं। उदाहरण में पाचन हो गया, बर्फ का पिघलना, पानी का वाष्पीकरण। ठीक है, वे सभी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होती है, वे सभी रासायनिक अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। श्वसन, दहन, प्राकृतिक गैस का जलना, अपघटन अभिक्रिया। देखो मेरे भाई, एक चीज मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ, सीखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पहले मैं देख लूं कि जगह वहां पे नीचे कितना जगह मेरा बचा हुआ है। ठीक है, चलिए, ठीक है, एक चीज ध्यान से देखिए। ठीक है,
ये जो श्वसन है ना, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों होती है। ये श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों होती है, एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। क्यों पूछा जाता है, इसका पीछे कारण है, ठीक है। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों होती है, क्योंकि हम सांस लेते हैं, जब सांस लेते हैं तो ठंडी हवा को खींचते हैं, गर्म हवा को भी खींचते हैं, लेकिन जब हम सांस को जब छोड़ते हैं मेरे भाई, तो वो गर्म हवा ही क्यों होती है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए हम लोग क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं। खाने में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। भाई ग्लूकोज होता है तभी तो हमारे शरीर में सारी एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। ग्लूकोज जैसे हम लेते हैं, ऑक्सीजन के संग लेते हैं, जैसे ही ग्लूकोज मेरे भाई जाके शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया से मेरे भाई जब एंजाइम बनाता है, तो वहां पे कई चीजों में टूट जाता है। आपका जल में टूट जाता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, आपका एनर्जी में टूट जाता है। उसके बाद मेरे भाई जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। यही प्रक्रिया मेरे भाई क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है, ठीक है। देखिए श्वसन की अभिक्रिया में यहाँ पे लिख देता हूं, मैं आपको फिर क्वेश्चन लिखवा दूंगा जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। देखिए ये हमारे पास ग्लूकोज हो गया C6H12O6, इसको हम मान लेते हैं रोटी, हम मान लेते हैं रोटी खाए। किसके संग खाए मेरे भाई, ऑक्सीजन के संग खाए। मेरे भाई रोटी खाए तो रोटी खा रहे हैं तो मेरे भाई ऑक्सीजन ले रहे हैं, यस या नो। रोटी भी खा रहे हैं, ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, दोनों काम हमारे पेट में हो रहा है, इसको हम ले रहे हैं, ठीक है। क्या तैयार होगा बनके, ये माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम होती है जिसके कारण ये सब टूट जाएगा पेट में। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में ये सब पेट में टूट जाएंगे और हमारे पास क्या बनेंगे मेरे भाई, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, H2O यानी जल का निर्माण होगा, H2O यानी जल का निर्माण होगा, और प्लस में मेरे भाई हमारे शरीर से क्या प्राप्त होगा, इन सब से क्या प्राप्त होगा, एनर्जी प्राप्त होगी। कितनी प्राप्त होगी, 38 ATP। एनर्जी को मेरे भाई हम लोग ATP से दर्शाते हैं, ठीक है। आपने नाम सुना ही होगा ATP। तो ये एनर्जी को मेरे भाई हम ATP में नापते हैं। तो ये मेरे भाई पूरा प्रोसेस है जो हम श्वसन करते हैं मेरे भाई, वो इस प्रक्रिया में होती है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है, इसके बारे में हमें उत्तर दीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो हम इस क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लिखते हैं कि श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है। ऐसे स्टार बना लेना आप लोग, ठीक है। स्टार का मतलब ये होता है, आप ये समझ जाना मेरे भाई कि एग्जाम के लिए मुझे ये वाला पोर्शन तो मुझे जरूर याद करना है, ठीक है। लिखना, ऐसे प्रश्न बनाना, ठीक है। लिखिए, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जाता है आपसे, ठीक है। लिखिए, जब हम, ये सांस अलग हो जाएगा, ठीक है, सांस लेते हैं तो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन, वही लिख पा रहा हूं, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन, ठीक है, मिलकर, प्लस का मतलब मिलकर, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलकर, ठीक है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलकर ऊर्जा कितना, 38 ATP, एनर्जी मतलब 38 ATP, और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड व जल का निर्माण करता है, निर्माण करता है। इस प्रक्रिया में मेरे भाई ना ऊष्मा निकलती है, इस प्रक्रिया में ऊष्मा निकलती है। इस
मेरे भाई जब आप खाना खाते हो, दूध पीते हो, उस समय आपके शरीर की जो टेम्परेचर होती है वो हाई हो जाती है, यस या नो? कभी आप दूध पीते हो, देखना आपके शरीर से पसीने आने लगते हैं, या खाना खाते टाइम हमारे शरीर से पसीने आने लगते हैं। सबके संग होता है, मेरे संग भी होता है। यदि आप खाना खा के आओगे आपके खूब पसीने होंगे, दूध पी लोगे खूब पसीने होंगे, क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा होती। तो इस प्रक्रिया में गर्मी निकलती है। जब गर्मी निकलेगी तो इसलिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाती है। जब गर्मी का उत्सर्जन होगा यानी गर्मी निकलेगी, इसलिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन एक और पूछ सकता है मेरे भाई। मैं आपको एक क्वेश्चन अपने तरफ से दे रहा हूं। यदि बिना बुझे हुए चूने को पानी के संग मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। ठीक है, अब हमको ये बताइए कि ये ऊष्माक्षेपी है, ठीक है, या ऊष्माशोषी है, ठीक है, यह अपघटन है, ऊष्मीय अपघटन है, ऊष्मीय अपघटन है, या इसको ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं, इसको डी कर देते हैं। पहला, या कह सकते हैं ए और सी दोनों। आप इसका उत्तर मेरे भाई कमेंट में मुझे दीजिएगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया है कि ऊष्मीय अपघटन है कि ए और सी दोनों है। मैं आपको फिर से समझा देता हूं। ये बिना बुझा हुआ चूना है जो हम मार्केट से खरीद के लाते हैं। ये जैसे उसमें हम पानी डालते हैं ये खौलने लगता है, उबलने लगता है, बुलबुला देने लगता है, उष्मा देने लगती है, गर्मी उत्पन्न हो जाती है। कुछ देर के बाद मेरे भाई हमारे पास चूना बनता है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है, ए और सी दोनों है, ए और सी दोनों है। ठीक है, आंसर मेरे भाई आप मुझे बताइएगा। मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, लेक्चर नंबर जब 6 बताऊंगा तो उसका आंसर मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, चलिए, कैसी लगी आपको क्लास मुझे जरूर बताना। हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में मेरे भाई हम लोग सीखेंगे, वहां पे जितनी भी प्रकार की सभी अभिक्रिया बची हुई हैं सब हम मिला के खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त। जय हिंद।